नमस्कार, राजनीति की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे के बारे में जो पूरे हफ्ते से सियासी गलियारों में गोता खा रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि उसका जिक्र हर किसी की जुबान पर है। कल घोसी उपचुनाव के लिए नतीजे घोषित किए गए। 5 तारीख को वोटिंग हुई थी और कल काउंटिंग हुई है। रिजल्ट हम सबके सामने है, जिसमें सपा को जीत मिली है और बीजेपी को करारी हार का सामना यहां करना पड़ा। 42,000 से भी ज्यादा वोटों से यहां बीजेपी के दारा सिंह चौहान को शिकस्त मिली। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कमी रही बीजेपी की तरफ से कि मंत्रियों की फौज के बाद भी वहां की जनता को बीजेपी अपने पाले में नहीं ला पाई। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले 1 महीने से बीजेपी के जो मंत्री है वो सभी जो बड़े बड़े नेता है, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, निषाद हो, संजय निषाद, राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो, हर कोई वहां डेरा डाले हुए थे। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी वहां अपना जो जादू थी वो नहीं चला पाई। तो सवाल और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसपे हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल राहुल जी आपसे कि क्या ये सिर्फ सपा की जीत है या फिर इसे इंडिया की जीत के तौर पर देखा जा रहा है? क्योंकि विपक्षी दलों का एक महागठबंधन बना जिसे इंडिया नाम दिया गया। तो क्या ये सिर्फ घोसी की सीट सपा की जीत है या फिर ये इंडिया गठबंधन की जीत है? जी बिल्कुल सुहानी, जो वाजिब सवाल आप पूछ रही है, ये सवाल घोसी की जनता, उत्तर प्रदेश की और देश की जनता शायद पूछ रही है। क्योंकि लगातार जो है अब घोसी जो चुनाव है वो महज एक विधानसभा का चुनाव न होकर लोग उसको लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे। आप देखिए कि जैसे घोसी का चुनाव यहां शुरू हुआ तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच ये चुनाव है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला चुनाव था। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो है वो मुखिया, वो इंडिया गठबंधन में हिस्सा है। तो जाहिर तौर पर वहां पर सिंगल 1 by 1 का सीधा मुकाबला था। मायावती बीएसपी सुप्रीमो वो भी जो है इस चुनाव में साइलेंट थी और सीधा सीधा उनका भी जो वोट है वो यहां समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को गया है। तो ये इंडिया का पहला चुनाव और इस पहले चुनाव में जो जीत मिली है वो इंडिया की पहली एक कहे शुभ मिठाई है और ये इंडिया के पाले में आई है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब ये चर्चाएं, ये सवाल जनता पूछ रही है कि 24 के चुनाव से पहले जो ये संकेत, ये संदेश जो गया है, क्या इंडिया के लिए 2024 में ये संदेश, ये संकेत फिर देखने को मिलेगा? तो इसलिए थोड़ा इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में एक तरह से जिस तरह से लोग लोकसभा के चुनाव को सामने दिल्ली के चुनाव को देख रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जो है इससे इसका जुड़ाव इसलिए है क्योंकि अब कुछ ही महीने बाद हो सकता है कि आप 24 के चुनाव से पहले, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 के चुनाव से पहले जो है वो लोकसभा के चुनाव यहां हो जाए, तो वो साफ तौर पर अगर ऐसा होता है तो इसका असर वहां देखने को मिलेगा। और ये इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो इस मुद्दे को अब आने वाले चुनाव में, आने वाली रैलियों में देखिएगा आप उठाएंगे। वो कहेंगे कि घोसी में हमने जो जीत दर्ज की है, ये जीत 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने फिर हम दर्ज करेंगे, एनडीए को जो है फिर मात देंगे। ये तमाम चीजें होगी और ये मुद्दा होगा और ये इसका जवाब और इसका सवाल का जवाब जो है वो एनडीए के नेता जो है वो देंगे। किस तरह से देंगे आप देखिए। हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे थे कि अब जो है क्या विपक्ष अब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा? क्या अब विपक्ष ये नहीं कहेगा कि सत्ता के दबाव में प्रशासन और निर्वाचन आयोग रहा? क्या ये सवाल अब विपक्ष नहीं उठाएगा कि वहां पर कोई गड़बड़ी हुई? तो ये सारी चीजें जो है अब कहीं ना कहीं उनके जवाब अब धीरे धीरे इसी तरह से सामने आएंगे। लेकिन विपक्ष अब इस मुद्दे को इंडिया की जीत के तौर पर जो है वो पेश भी कर रहा है और सीधे तौर पर अब इसको भुनाने की यहां कोशिश होगी। तो ये जो आपने सवाल किया है, मेरे को लगता है कि अभी जो है आप देखिए धीरे धीरे ये सब चीजें सामने आएगी और इंडिया की पहली शुभ मुहूर्त इसको ये माना जाएगा और इसकी जीत ये बताई जाएगी। और आप देखिएगा इसमें शिवपाल सिंह यादव जो एक बड़ा कद है उनका, शिवपाल सिंह यादव का, उनका कद इससे और बढ़ेगा। और ओपी राजभर, मुझे लगता है आप आगे सवाल करेंगे मैं उस पर जवाब दूंगा। ओपी राजभर जो है वो अब देखिए लगता है कि अब वो उस नेगोशिएशन की स्थिति में ना हो, क्योंकि जिस तरह से लग रहा था कि अब वो कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे, मंत्री तो वो बनाए जाएंगे
लेकिन कोई बड़ा ऐसा उनके पास में कोई मंत्रालय मिले, ये शायद संभव नहीं है। तो ये सब चीजें जो है अब इस चुनाव के घोषी के नतीजों के बाद में ये कहीं ना कहीं अब तय होती नजर आएगी। बिल्कुल। अब ओपी राजभर शायद इस स्थिति में नहीं है कि वो जिस तरीके से वो दावा करते आए हैं, बयानबाजी करते आए हैं कि सैफई परिवार, जो यादव परिवार है, उसे सैफई पहुंचा देंगे, तो अब शायद वो इस स्थिति में नहीं है। क्योंकि अब मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि घोसी की जीत क्या एक संदेश है बीजेपी के लिए 24 के चुनाव में? क्योंकि 24 का चुनाव इतना आसान नहीं है। अब मोदी लहर नहीं रही, सिर्फ मोदी के नाम पर अगर जो बीजेपी है वो सोच रही है कि सिर्फ मोदी के नाम पर उन्हें वोट मिल जाएगा, तो अब वो तो नहीं है। अब उन्हें अपनी रणनीति तो बदलनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप ये कह दे कि घोसी उपचुनाव जीतने से आप 2024 का लोकसभा चुनाव जीत गए, तो ये तो गलत है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है हर राज्य का अपना महत्व है। उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, आप अभी आने वाले राजस्थान के चुनाव को देखेंगे, मध्य प्रदेश के चुनाव को देखेंगे, महाराष्ट्र के चुनाव को देखेंगे, और आपको छत्तीसगढ़ के चुनाव यहाँ दिखाई देंगे। आगे लोकसभा के जो चुनाव में जितने राज्य है, दिल्ली भी आने जा रहा है, और कर्नाटक भी है, और हिमाचल, उत्तराखंड, और ये जो तमाम राज्य है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जो घोसी का आप देखिएगा, ये मामला दब जाएगा। क्योंकि घोसी सिर्फ जो है आपको एक सप्ताह या 2 दिन 5 दिन इस पर चर्चा होगी। विपक्ष हालांकि कहेगा कि हमने इनको चुनाव हरा दिया, अब हम आगे 2024 के चुनाव में इसको जीत कर दिखाएंगे। लेकिन आपको पूर्व के 2014, 2019 के चुनाव को भी समझना होगा कि 14 और 19 के चुनाव में जिस तरह से एक लहर 14 के चुनाव में मोदी लहर थी, है ना, उस मोदी लहर में किस तरह से सारे मामले जो है कि जो विपक्ष उठा रहा था, और 19 में आप देखिए जो जोरदार तरीके से विपक्ष मुद्दे उठा रहा था, वो 2019 में ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार चली जाएगी। लेकिन आखिर में देखिए बहुमत, प्रचंड बहुमत उनको मिला, और वो इतनी बड़ी संख्या में आए कि विपक्ष जो है वो सामने कहीं टिक नहीं पाया। और कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में अब धीरे धीरे जो है वो सिमट गई। अब ये भी कहा जाता है कि गुजरात के बाद में उत्तर प्रदेश बीजेपी का एक बड़ा गढ़ है। हालांकि अभी राजस्थान में भी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़ा कड़ा मुकाबला है, क्योंकि वहां का जो मुकाबला है, अभी ये नहीं कह सकते कि वहां पर राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, या ये भी नहीं कह सकते कि अभी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीते। क्योंकि वसुंधरा राजे वहां अगर उसको निगलेक्ट किया गया, उसको अगर दरकिनार किया गया, तो वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। लेकिन अभी ना चेहरा बनाकर, क्योंकि अभी चेहरा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, इसीलिए दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो है वहां पर जो नेता है वहां के, और छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, हिमाचल की मैं बात कर रहा हूं, तो अलग अलग राज्यों की जो बात है, वहां पर अपने अपने मुद्दे हैं, और वहां स्थानीय कद्दावर नेताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता स्वामी। क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि घोसी जिसकी आप चर्चा लेकर हम बैठे हैं, घोसी सिर्फ अब आपको सप्ताह भर दिखेगा, उसके बाद 2024 के मुद्दे जो है वो किस तरह से इंडिया ने जो नारा दिया है, वो नारा कैसे जो है लोगों की जुबान पर चढ़ेगा। क्या अभी जो वक्त है भारतीय जनता पार्टी के पास में, क्योंकि अभी वो सत्ता में है, ऐसी कौन सी योजनाएं लेकर आए? क्योंकि 2019 में आप देखिए कि समय आखिर के 4 महीने 3 महीने में पूरा खेल बदला था भारतीय जनता पार्टी ने। लोग कहने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है शायद आगे रिपीट नहीं होगी, लेकिन मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ आए। तो इसलिए इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव के मुद्दों के साथ ही हल किया जाएगा। बेरोजगारी का मुद्दा यहां जरूर चलेगा, नोटबंदी का मुद्दा भी यहां पर जरूर चलेगा, और अब जिस तरह से एक मुद्दा नया इंडिया वर्सेस भारत को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा तैर रहा है, ये मुद्दा भी जो है वो कहीं ना कहीं चलेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस पर सरकार कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को विपक्ष उठाएगा और भुनाने की कोशिश करेगा कि इंडिया नाम से कितनी चिढ़ भारतीय जनता पार्टी को है। तो ये सब तमाम जो मुद्दे हैं वो उन पर चुनाव होगा, और उन्हीं मुद्दों पर जो है वो ये देखा जाएगा। क्योंकि घोसी एक छोटा इलाका, विधानसभा, एक छोटी सी विधानसभा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के करीब 26 मंत्री उसमें लगाए गए, खुद मुख्यमंत्री वहां पर गए, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर गए, तो सब नेता एक जगह पूरा डेरा डाले हुए था, तो एक छोटा एरिया था, समझने के लिए बड़ा आसान था। तो ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक टफ टास्क है, क्योंकि
सत्ता की एंटी कैम्बेंसी जो है वो एक तरह से इस बार कुछ अलग दिखाई दे रही है। आप देखिए कि 200 रुपए से कम आपको सिलेंडर के दाम अभी कम करने पड़े। ये सवाल उठने लगा कि अब चुनाव से पहले क्यों, और देश में क्या आज 80 करोड़ लोगों को जब अनाज देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो क्या वो 80 करोड़ लोग आज के समय में जिस देश में भूखे सोते हो, जिस देश में जिनके पास खाने के लिए 80 करोड़ लोगों के पास में व्यवस्था नहीं है, तो उस देश में आज वो क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठेगा? आज क्या ये मुद्दा नहीं उठेगा कि लोगों के लिए महंगाई कम होनी चाहिए? ये सब तमाम मुद्दे उठेंगे। तो इसीलिए मैं इस चुनाव को, घोषी को अलग मानता हूं और लोकसभा चुनाव को अलग। हालांकि बस इतना है कि ये संकेत, शुभ संकेत है। जिस बड़े कार्य के लिए हम जाते हैं, तो शुरुआत में कुछ हमारे परिवार में जब हम लोग निकलते हैं तो आपको भी ऐसा माता या घर के बड़े जो है वो तिलक करके कहते हैं कि विजय भव। तो ये विजय भव का तिलक अभी मिला है इनको। घोसी चुनाव से एक और जो संदेश है वो गया है, मायावती को हम नहीं दरकिनार कर सकते, क्योंकि मायावती का अभी भी एक वोट बैंक है अच्छा खासा, जो किसी की विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष दोनों में ही सरकार बनाने और बिगाड़ने दोनों में ही अहम भूमिका निभाता है। लेकिन मायावती साफ कर चुकी है कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। तो क्या लगता है, मायावती ने ये अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए यहाँ कैंडिडेट नहीं उतारा? देखिए, मायावती बहुत ही रणनीति के साथ में चल रही है। अगर मायावती को आप ये समझ ले कि मायावती इस समय अकेले चुनाव लड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता वो अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि मायावती को अपना आने 2024 के समय उनके पास में एक मौका है अपने भतीजे आनंद को आगे बढ़ाने का। और कहीं ना कहीं अब उनकी पार्टी जिस तरह से 2014 से, आप माफ कीजिए, 2014 से आपने देखा कि पार्टी उनकी कितनी डाउन पर गई है। उस पार्टी को कैसे जो है वो उनको खड़ा भी करना है, अपने भतीजे को भी आगे खड़ा करना है। तो सीधे सीधे ये जो घोसी में उन्होंने एक संकेत दिया है, ये एक नेगोशिएशन की स्थिति को पैदा करता है। ये बताने की स्थिति को पैदा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी करता है, ये इंडिया गठबंधन के लिए भी करता है कि अगर अगर चुनाव, क्योंकि अगर मायावती यहां पर चुनाव लड़ लेती तो उनको 54,000 के आसपास घोसी में वोट मिला था और 70,000 के आसपास दलित है। तो यानी मायावती कोई उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है, उनके पास मध्य प्रदेश में भी है, उनके पास छत्तीसगढ़ में भी है, वो राजस्थान में भी चुनाव लड़ती है। और मायावती जो है अलग राज्य, अपने अलग अलग तरीके से, क्योंकि जो दलित वोट है, जो भीमराव अंबेडकर जी के साथ में जुड़ा हुआ जो वोटर है, उनकी संवेदनाएं मायावती को लेकर है। तो मायावती को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और मायावती ने इस चुनाव में यह साबित भी किया है कि अगर आप मुझे मेरी मुताबिक आप कुछ सीटें नहीं देते, तो हालांकि ये नहीं होगा कि उनके मुताबिक सीटें मिलेगी, क्योंकि इंडिया में एक राज्य स्तरीय टीम बनाई गई है, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन मायावती अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि अभी एकदम सीधे गठबंधन के साथ में आ जाएगी, क्योंकि मायावती के पास में दूसरे अपने इश्यूज है। जैसे उनके पास में उनको जो है कहीं ना कहीं सत्ता से एक डर है कि उनको जेल भेज दिया जाएगा अगर वो सीधे सीधे जो है इंडिया के साथ में चले गए, क्योंकि मायावती निडर नेता तो है, लेकिन एक डर उनके अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है, जिसकी सुबसुभाहट सत्ता के गलियारों में होती है कि मायावती नहीं चाहती कि वो अपने समय जेल में या अपने कुछ केस मुकदमों के बीच में गुजारे। तो सीधे सीधे मायावती अभी एकदम अगर कहे कि वो नहीं जाने वाली इंडिया के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो वो बिल्कुल शायद नहीं जाने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाने से मायावती को तो कोई फायदा होगा नहीं। और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी भी मायावती को अपने साथ इसलिए नहीं लेगी क्योंकि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, ज्यादा सीटों पर। क्योंकि वो घोसी से आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मायावती यहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर देती तो वहां मायावती के कैंडिडेट खड़ा होने से जो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीते हैं 42,000 से, जिसकी आप बात करें 42,000 से ज्यादा सीटों से जीते हैं, तो 54,000 वोट आप देखिए कि उनके कैंडिडेट को 2022 में अभी 16 महीने पहले मिले थे। अगर उनका कैंडिडेट खड़ा हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी वहां से दारा सिंह चौहान आराम से निकल जाते। तो ये सीधे सीधे संकेत है और ये अपनी ताकत का एहसास जो है उन्होंने कराया है और बताया है कि हम
खेल पलट जरूर सकते हैं, भले ही वो सत्ता में ना आए। तो इसलिए अब भले ही थोड़ा समय लगे, तो वो एक नेगोशिएशन की स्थिति में है और इससे इंडिया दरकिनार नहीं कर सकता, क्योंकि INDI जो गठबंधन है वो समझ रहा है और वो चाहता है कि मायावती उनके साथ में आए। लेकिन मायावती अभी आप समझिए, मैं फिर से वही शब्द यूज कर रहा हूं, नेगोशिएशन करेगी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, ऐसा आरोप लगता रहा है बीजेपी पे कि बीजेपी छोटे चुनाव तो हार देती है ताकि वो बड़े चुनाव में खेल कर सके, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो एक मन घड़त मेरे को लगता है कि बीजेपी कोई छोटे चुनाव, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वैसे तो सभी पार्टियां चाहती है कि कोई भी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो वो जीते, लेकिन बीजेपी किसी भी चुनाव में आप देखिए पूरी ताकत के साथ लड़ती है और पूरी तैयारी के साथ लड़ती है। घोसी का चुनाव में जैसे उनके खिलाफ ये एंटी कैम्बेंसी बनी कि 26 मंत्री जो है वो एक साथ आए और खुद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में आए, तो ये सीधे सीधे आप इसको अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो ये इस दर्शाता है कि उनके लिए कोई चुनाव छोटा नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ में योगी सरकार है। घोसी सीट के हार और जीत से योगी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पहले ही सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। लेकिन अब जो है सीधे तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ जो सीट है ये एक तरह से संकेत आपको देती है कि भले ही पंचायत के चुनाव हो, ग्राम प्रधानी के चुनाव हो या मेंबरी के चुनाव हो, अभी निकाय चुनाव अभी गए हैं। निकाय चुनाव में जिस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट पर जितनी निकाय चुनाव है, ताकत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, उस तरह से विपक्ष अपनी ताकत नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि सत्ता उनके पास में अपने बड़े ज़्यादा उनके पास में लोग हैं और लोगों की एक उम्मीद सरकार से रहती है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार जिनकी है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर निकाय चुनाव में ज्यादा उनके चेयरमैन होंगे तो उनके क्षेत्र में विकास होगा, उनके क्षेत्र में काम बढ़ेगा। तो ये सब तमाम चीजें और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा भी उठाती है और वो पूरी ताकत के साथ में लड़ती है। तो चुनाव आप छोटा या बड़ा, ये आप समझ लीजिए कि सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी अपने इस चुनाव को जो है वो पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और लड़ती आ रही है। एक सवाल शायद आप मिस कर गई, मैं उसका जवाब थोड़ा दे दूंगा। शिवपाल सिंह यादव, जो उनका एक कद की बात है, शिवपाल सिंह यादव का कद को लेकर अब चर्चा होने लगी है कि शिवपाल सिंह यादव का कद जो है क्या इस घोसी के चुनाव से लेकर जो है वो बढ़ेगा घटेगा। तो मेरा एक सीधा जवाब है, समाजवादी पार्टी के लोग भी शायद हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो मैं ये कहूंगा कि शिवपाल सिंह यादव का कद एक विधानसभा से घटने बढ़ने का सवाल नहीं है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का अपने आप में एक बड़ा कद है। जसवंत नगर जिस विधानसभा से वो आते हैं, वहां के हर मेंबर शिवपाल सिंह यादव है। वहां के लोग जो है शिवपाल सिंह यादव को नेता मानते हैं। हमने पश्चिम में भी कवरेज किया और हमने पूर्वांचल में भी विधानसभा चुनाव में हमने कवरेज किया। जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में तकरार चल रही थी, तो उस समय जो शिवपाल सिंह यादव के साथ में लोग थे वो उन्हीं के पक्के थे, क्योंकि वो आज अगर शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में अगर बात बनी है तो वो सिर्फ एक परिवार को जोड़ने की बात है, सत्ता में बने रहने की बात है, और उस विरासत को जो कि मुलायम सिंह यादव ने जो विरासत को तैयार किया है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के द्वारा ही बनाए गए ये नेता शिवपाल सिंह यादव है, उनके जैसे अनेकों नेता जो है मुलायम सिंह यादव ने तैयार किए, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव के साथ में चाचा शिवपाल यादव है। और चाचा शिवपाल यादव की हैसियत आप आज अखिलेश यादव के से कम नहीं आंक सकते, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत रखते हैं। अगर वो चाहे तो खेल बना सकते हैं और वो चाहे तो अखिलेश का खेल बिगाड़ भी सकते हैं, ये जरूर है। तो इसलिए आप देखिए 2022 के जो अभी चुनाव गए हैं विधानसभा के, उसमें कितना असर जो है उनके आने से पड़ा कार्यकर्ताओं में, क्योंकि जो बंटवारा हो रहा था वो बंटवारा यहाँ अब जो है वो कम हुआ उनके आने से। और एक मैसेज ओपी राजभर को लेकर जो था, ओपी राजभर पार्टी दल बदल कर चले गए,
एक सवाल ये मैं आपको इसमें ऐड कर रहा हूं क्योंकि आप मिस कर गए दल बदल वाला जो वहां घोसी में देखने को मिला, क्योंकि घोसी में दल बदल का खेल इसलिए लोगों को पसंद नहीं आया। एक तो दारा सिंह चौहान वहां से समाजवादी पार्टी से चुनाव में वहां पर लड़े, जीते, और फिर वो 16 महीने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ में चले गए। 2 साल में 3 पार्टियां बदल चुके हैं, 2 साल में 3 पार्टियां, दल बदल का खेल उनको समझ नहीं आया। ओपी राजभर जी की अब लग रहा है कि अब फजियत होने जा रही है, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि उनको कैबिनेट मंत्री तो बन सकते हैं लेकिन कोई छोटा मोटा मंत्रालय मिल सकता है। तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें, शिवपाल यादव का कद भी मायने रखता है, ओपी राजभर की जो बड़बोलापन था वो भी एक मायने रखता है अपने आप में। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो सवाल आप उठाया था आपने, छोटे चुनाव बड़े चुनाव की आपने जो बात की थी, ये बड़ा चुनाव जो है वो छोटा बड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जो है वो समझती, सिर्फ वो चुनाव को उसी तरीके से लड़ती है, भले लोकसभा का चुनाव हो या ग्राम प्रधान या पंचायत का चुनाव हो। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को पूरा इसके बारे में डिटेल से समझाया। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की क्या कुछ कमी रही थी या फिर सपा की क्या कुछ फॉर्मूला था जो काम कर गया। बहरहाल इस खास जो चर्चा थी उसमें फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।